Hello, my dear students. Welcome back to Team Nishta in association with English Funda. I am Vinod Shankaran. और इस सीरीज में जहां पर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स CAPF का डिस्कस कर रहे हैं, ये उसका 4th सेशन है। इसमें फिर एक बार हम कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे और कुछ उन बातों पे भी ध्यान देंगे जहां पर CAPF में हम पूरा स्कोर ला सकते हैं। आपको पता है कि CAPF रिटन एग्जाम, तो इसमें अब हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, तो जरा से कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा ताकि हम इंग्लिश में पूरा पूरी मार्क्स ले आ सकते हैं। दिस इज द 4th सेशन, ओके। और ये 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर है। लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखना, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस। ओके, सो द टीचर सेड टू मी, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई। इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो बहुत ईजी है सर। क्वेश्चन है तो आस्क लिख दूंगा, द टीचर आस्क्ड मी वेदर आई वाज नॉट अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई। ये तो आसान है। क्या पूरे मार्क्स मिल जाएंगे? जरा डाउट है, क्योंकि आपको इस सेंटेंस के अंदर में रिपोर्टेड वर्ब जो है उसमें क्वेश्चन के साथ एक इमोशन भी है। उस इमोशन के लिए भी हमें वर्ड ढूंढना है, चाहे वो एक वर्ब हो, चाहे एक एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, जो एप्टली या सही तरीके से इस इमोशन को पकड़ ले, वैसा एक शब्द हमको रिपोर्टिंग वर्ब के साथ लिखना चाहिए। तो कैसे लिखा है सर, आपने जरा दिखाओ। तो यहाँ देखो, द टीचर एडमॉनिशिंगली, ये एक वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, गुस्से में बोल रही है लग रहा है, फटकार लगाता हुआ लग रहा है। तो द टीचर एडमॉनिशिंगली आस्क्ड मी वेदर आई वाज नॉट अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई। यहां तक तो ये तो हर कोई कर लेगा। ये एक वर्ड जोड़ना आपको पूरा पूरी एक नंबर देता है, ना कि 0.75 0.50 ये नहीं देता। ये है ट्रिक, ठीक है, टू अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस टू द बेस्ट वे पॉसिबल। ओके, बस सही तरीके से एक्सप्रेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम टू द नेक्स्ट वन, यू मस्ट कंप्लीट द वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक, चेंज द वॉइस। अब सर ये एक्टिव वॉइस है, मस्ट कंप्लीट लिखा है, तो ये मस्ट भी कंप्लीटेड हो जाएगा और वर्क पहले आ जाना चाहिए। देखते हैं, द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय यू बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अब यहां पर मैं बच्चे हमसे पूछते हैं, ये तो ईजी है, द वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड। अब यहां पर मैं दो फ्रेज है, बाय यू बाय द एंड ऑफ दिस वीक। सर इन दोनों फ्रेज को कैसे लिखा जाए? बाय यू पहले लिखें, उसके बाद बाय द एंड ऑफ दिस वीक लिखें, या बाय द एंड ऑफ दिस वीक बाय यू लिखें। दोनों ही तरीके से सही, दोनों ही तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ थर्ड वाला क्वेश्चन देखना, जरा से ट्रिकी है। फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर, पुट अ क्वेश्चन टैग। अब सेंटेंस तो यहां पर लग रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस, से न्यू लिखा है और एक वर्ब है, तो मैं डू दे कर दूं या डिड दे कर दूं, चूंकि पास्ट टेंस है डिड दे कर दूं? नो, यहां पर मैं फ्यू जो है ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ ही आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड अ फ्यू? आपको ये याद होगा। फ्यू का मतलब क्या है? ना के बराबर। अ फ्यू का मतलब क्या है? जरा या सम। तो यहां पर मैं तो सेंटेंस का मीनिंग ही तो नेगेटिव है। ये देखना, नेगेटिव सेंटेंस का ही जैसा लग रहा है। फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर, किसी को भी आंसर नहीं आता था, नहीं, ओके, किसी को भी आंसर नहीं आता था, माने नोबडी न्यू द आंसर। तो फ्यू एक्चुअली मीन्स ऑलमोस्ट नोबडी। सो फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर, और यहां पर मैं न्यू क्या है, एक ही वर्ब है और टू बी वर्ब नहीं है। तो सर जब एक ही वर्ब हो और टू बी वर्ब, इज एम आर वॉस वर्ब नहीं हो, तो हमें क्या करना पड़ता है? डू डस डिड मॉडल का यूज करना पड़ता है। ट्रिकी वन, फ्यू हैज अ नेगेटिव कनोटेशन, सो यूज डिड दे। इसलिए हम अफर्मेटिव मॉडल लिखेंगे ना कि नेगेटिव मॉडल, क्योंकि सेंटेंस का ही मीनिंग नेगेटिव है, ऑलमोस्ट नोबडी। इसलिए हम अफर्मेटिव मॉडल लिखेंगे, डिड दे लिखेंगे ना कि डिडंट दे। ओके, come to the next one. The minister was annoyed that he had not carried out his orders. Turn it into a simple sentence. अब इसी के लिए, ओके, जिनको ये क्लियर है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, और इनको बनाने के लिए क्लॉजेस की जरूरत है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज क्या है, ये जिनको आता है उनके लिए तो ईजी है। और फ्रेजेस और क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट भी जिनको आता है उनके लिए तो ये ईजी। जिनको फ्रेजेस क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट ना आता हो, या सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज के बीच में डिफरेंस ना पता हो, उनको इस सेंटेंसेस में दिक्कत आ जाएगी। ओके, द मिनिस्टर वाज अनॉयड दैट ही हैड नॉट कैरिड आउट हिज ऑर्डर्स। इसमें दो क्लॉजेस हैं, देखना, द मिनिस्टर वाज अनॉयड मेन क्लॉज है, दैट ही हैड नॉट कैरिड आउट हिज ऑर्डर्स सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, मतलब एक ही क्लॉज रखना पड़ेगा।
अब एक क्लॉज रखना पड़ेगा तो किसी एक पार्ट को मुझे फ्रेज में तब्दील करना पड़ेगा। फ्रेज टेंस नहीं दिखाते। देखो, वी वांट ओनली वन मेन क्लॉज एंड नो अदर क्लॉज इन द सेंटेंस, सो मैंने इस पार्ट को फ्रेज में तब्दील कर दिया। अब इसके लिए मैंने फ्रेजेस और क्लॉजेस के ऊपर एक नया वीडियो आपके लिए डाला है। फ्री वीडियो है, यूट्यूब में अवेलेबल है। प्लीज गो थ्रू इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब में डाला है, उसको जरूर देखेंगे, फ्रेजेस और क्लॉजेस पे। उसके अलावा मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें आपको सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। अब हिज नॉट कैरिंग आउट द मिनिस्टर्स ऑर्डर्स अनॉयड द मिनिस्टर। हिज नॉट कैरिंग आउट द मिनिस्टर्स ऑर्डर्स, ये पूरी फ्रेज है सर। यहां तो टेंस दिख रहा है, टेंस नहीं दिख रहा। हिज नॉट कैरिंग आउट द मिनिस्टर्स ऑर्डर्स, यहां टेंस नहीं दिख रहा है, इसलिए ये फ्रेज बन गया। और ये फ्रेज पूरी सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। सर इतनी बातें तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई, आप जो बता रहे हो बिल्कुल कुछ नहीं। जस्ट वॉच दैट फ्रेजेस और क्लॉजेस वाला वीडियो देख लेना, बहुत आसान हो जाएगा कॉन्सेप्ट। हिज नॉट कैरिंग आउट द मिनिस्टर्स ऑर्डर्स, इट्स अ सब्जेक्ट, क्योंकि ये एक नाउन फ्रेज है। क्योंकि इस वर्ब के साथ सब्जेक्ट लिखना है, अनॉयड द मिनिस्टर। सब्जेक्ट कौन सा है? हिज नॉट कैरिंग आउट द मिनिस्टर्स ऑर्डर्स, द एंटायर फ्रेज। ठीक है, आते हैं। और ये सिंपल सेंटेंस बन गया क्योंकि एक ही क्लॉज है। अनॉयड द मिनिस्टर एक ही क्लॉज है। फिफ्थ सेंटेंस में आते हैं। शकुंतलम इज अंडरस्टूड टू बी द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। ओके, करना क्या है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। कैसे करते हैं सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में विदाउट चेंजिंग द मीनिंग? जैसे विराट कोहली को बेस्ट बैट्समैन भी बोलना है लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में लिखना है, तो करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं। जरा ध्यान देना, पूरे बैट्समैन का हम ग्रुप के बारे में पहले सोचते हैं। पहले ग्रुप के बारे में सोचते, पूरे सारे बैट्समैन के बारे में सोचते हैं। उसके बाद अच्छे और बुरे दोनों के बारे में सोच लिया। उसके बाद इसको डिवाइड कर दिया दो भागों में। एक जगह कोहली को रखा और यहां पर मैं अदर बैट्समैन को रखा। अब तो कंपैरेटिव डिग्री यूज कर सकते हो उसे। कोहली अन्य सभी बैट्समैनों से बेहतर है, अगर ये कर दूंगा तो सुपरलेटिव डिग्री ही तो हो गया। जब भी सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम पूरे ग्रुप को लेंगे, डिवाइड कर देंगे और एक तरफ बाकी सबको रखेंगे, अन्य को रखेंगे, और एक तरफ उस चीज को या उस बंदे को रखेंगे जिसको हमको कंपेयर करना है। तो बहुत ही ईजी है, देखना। नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज अंडरस्टूड टू बी बेटर देन शकुंतलम। नो अदर ड्रामा, और कोई भी ड्रामा संस्कृत में ऐसा नहीं है जो शकुंतलम से बेहतर हो, मतलब शकुंतलम ही सबसे बेहतरीन है। नो अदर ड्रामा, इसमें खेल दो ही चीजों का है, ये अदर छोड़ना नहीं है। नो अदर ड्रामा, नो ड्रामा नहीं लिखना है, ठीक है। नो ड्रामा करूंगा तो उसमें शकुंतलम भी आ जाएगा, तो नो अदर ड्रामा। और इन संस्कृत भी ड्रामा के साथ ही रखना है। ड्रामा इन संस्कृत की बात हो रही है, ना कि शकुंतलम इन संस्कृत। तो इस पे भी ध्यान रखना है, इन संस्कृत शकुंतलम के साथ नहीं आएगा, ड्रामा के साथ ही आएगा। इसको बोलते हैं मॉडिफायर्स का करेक्ट यूसेज, मॉडिफायर्स का सदुपयोग। ठीक है, ये भी एक वीडियो डालूंगा, मॉडिफायर्स के ऊपर भी एक वीडियो डाल दूंगा। सीडीएस के बच्चों के लिए एक खुशखबरी है। इंग्लिश फंडा इन एसोसिएशन विद टीम निष्ठा ब्रिंग्स यू प्रतिज्ञा बैच, जिसमें इंग्लिश की पूरी हम सिलेबस करेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो लाइव, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव डाउट क्लासेस मिलेंगे हर एक टॉपिक पर, हर एक टॉपिक पर, और सेक्शनल और मॉक टेस्ट्स मिलेंगे। और हमेशा के लिए हम आपके साथ रहेंगे, जब तक सीडीएस की पूरी यात्रा में हम आपके साथ रहेंगे। एसएसपी में भी आपकी मदद करेंगे। तो जिनको भी सीडीएस के लिए प्रिपरेशन करना है वो इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। हम मॉक टेस्ट भी बना रहे हैं सीएपीएफ का, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। मॉक टेस्ट में हम असेसमेंट करके देंगे, आप इंडिविजुअली असेसमेंट करके आपके मॉक टेस्ट को रिजल्ट्स देंगे। वो भी बहुत जल्दी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अब सिक्स्थ सेंटेंस, एज सुन एज ही केम ही मेड ऑप्शन। जैसे ही वो आया उसने ऑब्जेक्शंस रेज किया। अब इसमें लिखना है नो सूनर से। अब नो सूनर से सेंटेंस शुरू करूंगा तो मुझे जरूर मालूम है कि नो सूनर के साथ दैन आता है सर, ये चूंकि कोरिलेटिव कंजंक्शन है। नो सूनर के साथ दैन लिखना पड़ेगा, हार्डली व्हेन लिखना पड़ेगा, नीदर नॉर लिखना पड़ेगा, ईदर और लिखना पड़ेगा। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन से ये पेयर्स में आता है। तो नो सूनर के साथ जो पेयरिंग है वो दैन का है। लेकिन यहां एक इश्यू है, आंसर दिखाता हूं। नो सूनर डिड ही कम, सर
नो सुनर ही केम आपने क्यों नहीं लिखा? जैसे एज सुन एज ही केम, नो सुनर ही केम आपने क्यों नहीं लिखा? नो सुनर डिड ही कम क्यों किया? क्योंकि मैंने इन्वर्जन किया है। जब भी नो सूनर, नीदर वगैरह से सेंटेंस को जब शुरू करेंगे तो हम सेंटेंस को इन्वर्टेड लिखेंगे। व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन में वर्ब पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। नॉर्मल सेंटेंस कैसे होते हैं? सब्जेक्ट पहले लिख के जाते हैं, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है। ये नॉर्मल सेंटेंस है। ये इन्वर्टेड सेंटेंस है। आप कह रहे हो कि नो सुनर के साथ इन्वर्जन करना होगा अगर नो सुनर से शुरू होता है, तो क्यों करना होगा? इन्वर्जन से सेंटेंस जोरदार बन जाता है। इन्वर्जन से सेंटेंस जोरदार बन जाता है। इन्वर्जन से क्वेश्चन बनाते हैं। दो दो कारणों के लिए इन्वर्जन यूज किया जाता है इंग्लिश में। वर्ब को पहले लिखा जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए, और सेंटेंस को एम्फैटिक बनाने के लिए। सो नो सूनर डिड ही कम देन ही मेड ऑब्जेक्शन। से डिड क्यों लिखा आपने? क्योंकि आप एक ही वर्ब है और वो सिंपल पास्ट टेंस में। और इन्वर्जन करना होगा तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो पहले एक मॉडल यूज किया, उसके बाद V1 यूज किया। डू डस डिड मॉडल्स हैं, उसके साथ V1 ही आते हैं। सेकेंड क्लॉज को मैंने इन्वर्ट नहीं किया, फर्स्ट क्लॉज को किया, सेकेंड क्लॉज को नहीं किया। और नो सूनर के साथ देन भी मैंने कॉम्बिनेशन लिख दिया। अब द राइटर इज एविडेंटली एनामिड डैश द सब्जेक्ट। एनामिड का मतलब है मंत्रमुग्ध होना, मंत्रमुग्ध होना या आकर्षित होना। आंसर देखना, इसमें दोनों लिखा जा सकता है, एनामिड बाय या एनामिड विद। ओके, किसी चीज से प्रभावित हो जाना, बाय भी हो सकता है, किसी चीज के द्वारा प्रभावित होना या किसी चीज के साथ प्रभावित होना, दोनों लिख सकते हैं। बाय और विद दोनों लिखा जा सकता है। अब सेवेंथ वाले में आ जाना। द पेपर वॉज इजी, ही कुड स्कोर हाई मार्क्स। अब इन दोनों को यूज करना है इनफ से, तो इनफ का कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। तो इनफ आपको पता है कि नाउन की तरह भी काम करता है और एडवर्ब की तरह भी। इनफ आपको पता है कि एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और एडवर्ब की तरह भी। इनफ अगर नाउन के पहले आया तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, और इनफ के बाद, सॉरी, अगर आप एडजेक्टिव के बाद इनफ लिखा तो ये इनफ बन जाता है एडवर्ब। और यहां पर हमारे पास क्या है? इजी। इजी क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है तो इनफ को हमको कैसे लिखना पड़ेगा? इजी इनफ लिखना पड़ेगा। इनफ इजी नहीं लिखना पड़ेगा, इजी इनफ लिखना पड़ेगा। सेंटेंस को देखना, ही कुड स्कोर हाई मार्क्स एज द पेपर वॉज इजी इनफ। ही कुड स्कोर हाई मार्क्स एज द पेपर वॉज इजी इनफ। मैंने एक कंजंक्शन डालकर दोनों क्लॉज को जोड़ दिया और सिर्फ वॉज इजी इनफ कर दिया। फिर नेक्स्ट एक सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है, द इजी इनफ पेपर हेल्प हिम स्कोर हाई मार्क्स आने में। तो दोनों सेंटेंस लिखा जा सकता है। और भी तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके से हो सकते हैं। लिख कर हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालो ताकि मैं चेक पर कर पाऊं कि क्या आपने जो लिखा है इनफ के साथ दोनों सेंटेंस को जोड़ा है वो सही है या गलत है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन पॉसिबल। इस सेक्शन में, ये इस साल के क्वेश्चंस में सबसे आसान क्वेश्चन यही था। वी सेल्डम सी डैश एस अदर सी एस। क्या लिखना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? सेल्फ और सेल्फ्स प्रोनाउंस, है ना। खुद लिखना, सेल्फ या सेल्फ से लिखते हैं तो ये प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। मुझे किसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना है? वी के लिए। तो वी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? सेल्फ या सेल्फ्स? सेल्फ्स चूंकि सर प्लूरल में है, वी जो है प्लूरल है, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? आवरसेल्व्स। आंसर देख लो, आवरसेल्व्स लिख दूंगा तो सेंटेंस हो गया। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि आवरसेल्फ लिखोगे या आवरसेल्व्स लिखोगे। इंग्लिश में देम के साथ देमसेल्व्स, माने प्लूरल के साथ सेल्व्स, प्लूरल के साथ सेल्व्स और सिंगुलर के साथ सेल्फ, है ना। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन। अब ये, इफ आई डैश द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आई वुड अलाउ नो इनडिसिप्लिन। बहुत अच्छी बात। अब ये फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी। बी वर्ब्स कौन से हैं? इज, एम, आर, वॉस, वर जब अकेले आते हैं, इज, एम, आर, वॉस, वर जब अकेले आते हैं तो उसको हम बी वर्ब्स या टू बी वर्ब्स कहते हैं। अब कौन सा वर्ब का फॉर्म लिखा जाए? ओके, तुरंत जैसे इफ देखते हो तो तुमको समझ में आता है कि भाई इफ जो है कंडीशनल सेंटेंस है, ये तो कंडीशनल सेंटेंस है।
कंडीशनल सेंटेंस लिखने के तरीके होते हैं, अलग अलग किस्म के तरीके होते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉजेस होते हैं, एक ये क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है, और एक रिजल्ट क्लॉज है, एक रिजल्ट क्लॉज है। रिजल्ट में अब चूंकि यहां पर मैं ब्लैंक दिया हुआ है, तो रिजल्ट क्लॉज जैसे लिखा हुआ है वही मुझे बताएगा कि यहां पर मैं कंडीशनल क्लॉज कैसे लिखना है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ओके, कंडीशनल क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए कंडीशनल क्लॉज जैसे लिखा रहेगा उसके आधार पे लिखा जाता है रिजल्ट क्लॉज, रिजल्ट क्लॉज जैसे लिखा रहता है उसके आधार पे कंडीशनल क्लॉज लिखा जाता है। और यहां पर मैं हमें जो ब्लैंक मिला है वो कंडीशनल क्लॉज पे मिला है, तो मैं इसको देखता हूं। आई वुड अलाउ नो इनडिसिप्लिन, सर ये सिंपल पास्ट में है, ये सिंपल पास्ट विद द पास्ट मॉडल, सिंपल पास्ट विद द पास्ट मॉडल। ये कॉम्बिनेशन कब बनाते हैं? सिंपल पास्ट विद द पास्ट मॉडल रिजल्ट क्लॉज में कब होता है? जब इमेजिनरी कंडीशन होता है। और इमेजिनरी कंडीशन लिखा कैसे जाता है? इफ के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो, उसके साथ वर्ब लिख दिया जाता है, बी फॉर्म का वर्ब लिख दिया जाता है। इफ के साथ आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे कुछ भी लिखा हो, उसके साथ अगर आपने वर लिख दिया तो तुरंत ये इमेजिनरी कंडीशन बन जाता है। मतलब काश मैं प्रिंसिपल होता कॉलेज का तो ये कर देता, प्रिंसिपल नहीं होगा और कभी ये होगा भी नहीं। मतलब मैं एक काल्पनिक सेंटेंस बना रहा हूं, काश मैं ये होता, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, हो ही नहीं सकता। तो उस सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, इफ आई और वर, आई वर, ही वर, शी वर, किसी के साथ भी इफ हो तो वर लिख देते हैं। और यहां पर मैं सेकंड क्लॉज में वो सिंपल पास्ट टेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल सेंटेंसेस के कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो आपको रट के सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ आई वर, ये इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब आता है कि कुछ सेंटेंसेस हमें बनाने हैं ऐसे, ऑन द वेन, गूरमैंड, डेब्यूटांट, प्लूटोक्रेसी और एसोटेरिक। पहले वाले को लेते हैं। ऑन द वेन का मतलब क्या है? ग्रेजुअली डिक्रीज करना, धीमे धीमे कम होना। एक सेंटेंस देखो, पीपल डोंट टॉक अबाउट द लीडर एज मच नाउअडेज सिंस हिज पॉपुलैरिटी इज ऑन द वेन। ये पहला सेंटेंस है। इतना लंबा सेंटेंस क्यों नहीं लिखा, क्यों लिखा सर आपने? इतना लंबा सेंटेंस क्यों नहीं लिखा? इतना लंबा सेंटेंस क्यों लिखा आपने सर? छोटा सेंटेंस कर देते, हिज पॉपुलैरिटी इज ऑन द वेन कर देते, हो नहीं जाता? नहीं होता, क्योंकि उससे उस ऑन द वेन का मीनिंग क्लियर कट बाहर नहीं आता। हिज पॉपुलैरिटी इज ऑन द वेन, बढ़ रहा है या घट रहा है, क्लियर नहीं होता। सेंटेंस में जब भी कोई शब्द लिखोगे तो याद रखना सेंटेंस इतना क्लियर हो कि उसके मीनिंग खुद ब खुद बाहर आने लगे। पूरा वो एक नंबर चाहिए अगर आपको, तो दो नंबर, दो भी, एक नंबर भी नहीं है, दो नंबर्स हैं इसमें, दो नंबर चाहिए आपको। तो सेंटेंस में बहुत अच्छी तरीके से उस वर्ड का मीनिंग बाहर निकल कर आना चाहिए, याद रखना इस चीज को। सो ऑन द वेन इसलिए लंबा सेंटेंस लिख रहा हूं ताकि वो क्लियर कट बाहर आए कि मीनिंग क्या है। पीपल डोंट टॉक अबाउट द लीडर एज मच नाउअडेज, आजकल उस लीडर के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी घट रही है। अब आराम से जिनको पता भी नहीं है वो ऑन द वेन को यहां को पढ़कर, फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ करके अंदाज लगा ले, ऐसे लिखना चाहिए। अगला देखो, धोनी इज नॉट टॉक्ड अबाउट मच एज हिज करियर इज ऑन द वेन। हर किसी को इंडिया में पता है कि भाई धोनी का क्रिकेटिंग जीवन तो अब खत्म हो गया। ओके, तो उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती। अब तो जो एक्चुअली खेल रहे हैं उन्हीं के बारे में बातचीत होती है। ये भी सेंटेंस लिख सकता हूं, क्लियर। लेट्स कम टू द सेकंड वर्ड, दूसरे शब्द में आते हैं, गूरमैंड। ये गूरमैंड कौन होता है? भुक्कड़, जो जो चीज मिले वही खा ले, उसको गूरमैंड बोलते हैं। तो इसको भी क्लियर कट बाहर लाना है। सेंटेंस देखो, राज स गूरमैंड, लिखकर छोड़ सकते थे सर, इतना लिखकर छोड़ देते, नंबर आपको शायद 0.25 मिलता या ना भी मिलता, जीरो भी मिलता। ओके, राज स गूरमैंड, ये पाठ के चलते ये क्लियर हो जाएगा। एंड हिज पैशन फॉर फूड अम्यूजेस अस, मैंने देखो मीनिंग ही लिख दिया, पैशन फॉर फूड, खाने की जो उसके प्रति वो जो रुझान है वो हमें हंसाता है। राज इज अ गुडमैन एंड इज पैशन फॉर फूड अम्यूजेस अस, इससे क्लियर हो जाता है। ऐसे क्लैरिटी के साथ सेंटेंस बनाना है, ना कि छोटे सेंटेंस बना दिया लिख दिया, सेंटेंस का मीनिंग ही बाहर नहीं आ रहा, वो वर्ड का मीनिंग ही बाहर नहीं आ रहा। थर्ड वर्ड में आता है, थर्ड वर्ड है हमारा डेब्यूटांट। डेब्यूटांट कौन है? जो डेब्यू करता है,
जो शुरू करता है अपने करियर का, उसको डेब्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे डेब्यूटेंट वर्ड को लिखा है। आप और भी सेंटेंसेस लिख सकते हो, लिख कर दिखाओ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालो, मैं बताता हूं आपका सेंटेंस सही है या गलत है। द डेब्यूटेंट सेंचुरी एंड 2 विकेट्स। ठीक है, ये शुरू, अभी जो शुरू कर रहा है ना, जो नया एंट्रेंट है, नया जो प्लेयर आया है, द डेब्यूटेंट सेंचुरी एंड 2 विकेट्स इन द मैच। पहला मैच खेल रहा है, उसी में उसने सेंचुरी भी मार दिया और 2 विकेट भी ले लिया। विल गेट हिम अ परमानेंट प्लेस इन द टीम। परमानेंट प्लेस किसका नहीं होता है? जो अभी अभी नया नया खिलाड़ी आया है, अगर अपना वर्थ प्रूव नहीं करेगा तो रह ही नहीं पाएगा। तो ये परमानेंट प्लेस से अंदाज लगता है कि ये नया एंट्रेंट होना चाहिए। इस तरीके से सेंटेंस लिखना है। अगले शब्द में आते हैं, यह है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? रूल बाय द रिच, अमीर लोगों के द्वारा राज चलाना। ओके, तो सेंटेंस देखो, डेमोक्रेसी टर्न करप्ट। ऐसे ही सेंटेंस लिखना है, जरूरी है आप खुद से भी लिख सकते हो, किसी भी किस्म का सेंटेंस लिख सकते हो, ग्रामर सही होना चाहिए, वर्ड का मीनिंग क्लियर कट बाहर आना चाहिए। डेमोक्रेसी टर्न करप्ट, डेमोक्रेसीज भ्रष्ट हो जाते हैं व्हेन प्लूटोक्रेसीज इन्फ्लुएंस द रूलिंग पार्टी। जब अमीरों का जत्था जो है वो रूलिंग पार्टी पे असर डालता है तो डेमोक्रेसीज भ्रष्ट हो जाती है। क्लियर हो जाता है सेंटेंस में मीनिंग प्लूटोक्रेसीज का। ओके, अब आता है एसोटेरिक। ओके, एसोटेरिक का मीनिंग क्या है? एसोटेरिक का मतलब है धरती से परे। ठीक है, टर इसमें रूट वर्ड है, टर का मतलब है धरती। तो एसोटेरिक का मतलब है धरती से परे, जो चीज धरती में ना होता हो और बाहर की बात करें तो हमें समझ में आना मुश्किल है। ओके, तो एसोटेरिक चीजें ऐसी होते हैं जो समझ में कम आती हैं, एब्स्ट्रूस होती है या एब्स्ट्रैक्ट होती है, ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आता है। लेकिन इसका एक ऑपोजिट वर्ड है, वो है एक्सोटेरिक। एक्सोटेरिक का मतलब है, एक्स का मतलब है धरती से निकलना, ये बाहर निकलना, एक्सो का मतलब है बाहर निकलना, तो एक्सोटेरिक धरती से निकलना। तो अब धरती से निकलने वाला तो समझ में आएगा, तो एक्सोटेरिक सबको समझ में आता है, एसोटेरिक कम लोगों को समझ में आता है। सेंटेंस को पढ़ो, द स्टोरी अबाउट टाइम ट्रेवल इज एसोटेरिक। यहां सेंटेंस को कंप्लीट क्यों नहीं किया सर? क्योंकि एसोटेरिक का मीनिंग अब तक क्लियर नहीं है। एंड दैट प्लेसेस कंप्लीटली कंफ्यूजेस अस। ये टाइम ट्रैवल की जो कहानी है कई जगह पे एसोटेरिक है, और ये कुछ जगह पे तो पूरा पूरी कंफ्यूज कर देता है। मतलब एसोटेरिक का मतलब क्लियर है कि हर जगह ही कंफ्यूज करता है, कुछ कुछ जगह पे पूरा कंफ्यूज कर देता है। तो बिना बोले ही एसोटेरिक का मीनिंग बाहर आ जाता है। इस तरीके से सेंटेंस लिखना है, तब 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है सर, आप प्रैक्टिस करा दोगे? करा दूंगा। मॉक टेस्ट का हम सीरीज एक लॉन्च कर रहे हैं, उसको ज्वाइन करो। और सीएपीएफ के लिए आगे सालों में अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे कोर्सेज ज्वाइन करो। ओके, नाउ, और ऐसे फ्री सेशंस तो आपको मिलते ही रहेंगे। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग अननेसेसरी चेंजेस। इस सेंटेंस को करेक्शन करना है। आई बिड हिम टू होल्ड हिज टाइम। आई बिड हिम टू होल्ड हिज टाइम। जिनको ग्रामर पूरा आता है वो जानते हैं कि बिड, मेक, लेट, और हैव, ये सब कॉजेटिव वर्ब्स हैं। कॉजेटिव वर्ब्स करते क्या हैं? ये ये वर्ब्स, इसको कॉजेटिव बोलते हैं। ये क्या करते हैं? अपने साथ आने वाले ऑब्जेक्ट को कुछ काम करवाते हैं, अपने साथ आने वाले ऑब्जेक्ट को कुछ काम कराते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट से काम करा लें उसको हम लोग बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। कॉज करता है, कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। अब कॉजेटिव वर्ब के साथ वर्ब जो लिखेंगे वो हमेशा हम इन्फिनेटिव लिखेंगे। अब इन्फिनेटिव क्या होता है सर? इन्फिनेटिव ऐसा वर्ब होता है जो टेंस नहीं दिखाता, और इन्फिनेटिव के कई सारे फॉर्म्स हैं। इन्फिनेटिव के कई सारे फॉर्म्स हैं, जैसे V1 इन्फिनेटिव का फॉर्म हो सकता है, 2+V1 इन्फिनेटिव का फॉर्म हो सकता है। सिर्फ V4 लिखना, सिर्फ V4 लिखना बिना कोई हेल्पिंग वर्ब के इन्फिनेटिव हो सकता है। V3 इन्फिनेटिव हो सकता है। ये V3, V4 और V3 पार्टिसिपल्स की बात कर रहा हूं। पार्टिसिपल्स बिना हेल्पिंग वर्ब के टेंस नहीं दिखाते, तो ये इन्फिनेटिव बनकर आ सकते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब है टेंस नहीं दिखाने वाले वर्ब्स। वर्ब्स, क्रियाएं जो टेंस नहीं दिखाते। ठीक है, और कॉजेटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट से काम कराता है। ये तो सब्जेक्ट तो नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से काम कराएंगे तो मैं टेंस नहीं दिखा पाऊंगा।
टेंस नहीं दिखा पाऊंगा, तो मुझे इन्फिनेटिव लिखना है। और किस कॉजेटिव के साथ किस इन्फिनेटिव को लिखना है ये तय किया गया है इंग्लिश में। और बिड के साथ हमको टू नहीं लिखना पड़ेगा बस। ओके देखो, आई बिड हिम होल्ड हिज टंग, बिड इज अ कॉजेटिव। ओके, आई बिड हिम होल्ड हिज टंग। ओके, मैंने उसे अपनी जीभ पे जबान पे कंट्रोल रखने को कहा। ओके, आई बिड हिम होल्ड हिज टंग। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी वॉजेंट हर यूजुअल एबिलियंट एट द पार्टी। सर सेंटेंस तो ऐसे ही गलत है बनेगा, एबिलियंट जो है वो एडजेक्टिव है। इतने ठोस आप कैसे बता सकते हो? तो एबिलियंट ईएनटी जिस शब्द में आता है लास्ट में वो एडजेक्टिव होता है। ओके, सो मुझे नाउन चाहिए, तो नाउन कैसे लिखा जाए सर? तो शी वॉजेंट हर यूजुअल एबिलियंट एट द पार्टी, मैं सिर्फ इसको एडजेक्टिव ही रहने देता हूं, यहां पर मैं एक नाउन जोड़ देता हूं तो ऑटोमेटिकली नाउन ही बन जाएगा ना। शी वॉजेंट हर यूजुअल एबुलियंट सेल्फ एट द पार्टी। एबुलियंट का मतलब है बहुत एक्साइटेबल या बहुत एनर्जेटिक। वो अपनी आम तौर पे जिस तरीके से वो एनर्जेटिक रहती है वैसे पार्टी में नहीं थी। तो शी वॉजेंट हर यूजुअल एबुलियंट सेल्फ, ये लिख सकता हूं। या तो एबुलियंट को ही एबुलियंस बना दो और सेंटेंस को बदलो, दोनों दिखा रहा हूं। शी वॉजेंट हर यूजुअल एबुलियंट सेल्फ एट द पार्टी, नहीं तो she wasn't showing her usual ebullience at the party. She wasn't, एक वर्ब जोड़ लूंगा, showing her usual लिखूंगा और usual ebullience कर दूंगा, noun कर दूंगा, ebullience at the party. They did not provide us any chairs to sit. They did not provide us any chairs to sit. इस सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा सर? प्रोवाइड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव है, इसके लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए। ये डाई ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो प्रोवाइड एक ऐसा डाई ट्रांजिटिव है जिसके लिए दो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है सर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है तो प्रीपोजिशन लिखकर लिखना है, बस इतना ही। दे डिड नॉट प्रोवाइड अस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विथ एनी चेयर्स। ओके, दे डिड नॉट प्रोवाइड अस एनी चेयर्स, ऐसा नहीं लिखना है। ओके, दे डिड नॉट प्रोवाइड अस विथ एनी चेयर्स टू सिट, यहां पर मैं सिर्फ विथ लिखना है। ऐसी चीज है कि डाई ट्रांजिटिव्स के साथ कैसे लिखना है, क्या करना है, ये यूसेज की प्रॉब्लम है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा, रट के ही सीखना पड़ेगा। नाउ फोर्थ सेंटेंस में आते हैं। ये सेंटेंस देखना जरा से ट्रिकी है। Under no circumstances passengers are permitted to open the door themselves. Under no circumstances passengers are permitted to open the doors themselves. Very good. अब यहां पर में एक बड़ा इश्यू है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस जो है वो एक एडवर्ब है। जब भी अभी कुछ देर पहले मैं आपको इन्वर्जन की बात कर रहा था, ये भी इन्वर्जन वाली सेंटेंस ही है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस बोलने पर एक हो जाता है एडवर्ब। जब एडवर्ब से सेंटेंस को शुरू करता हूं, कुछ एडवर्ब्स को शुरुआत में रखा जाता है सेंटेंस में ताकि सेंटेंस जोरदार बने। लेकिन सिर्फ मैं एडवर्ब को नहीं रखता, एडवर्ब को रखते हुए इन्वर्जन भी करता हूं, मतलब वर्ब को पहले लिखता हूं, सब्जेक्ट को बाद में लिखता हूं। नेदर डिड ही कम नॉर डिड ही कॉल। नेदर डिड ही कम, नीदर से जब शुरू करते हैं इन्वर्जन करते हैं, तो नीदर डिड ही कम नॉर डिड ही कॉल, ना ही वो आया ना ही वो कॉल किया। ठीक है, तो नीदर को सामने रखने पर आपको सर इन्वर्जन करना है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस को सामने रखने पर इन्वर्जन करना है, हार्डली को सामने रखने पर इन्वर्जन करना है। सर ये कैसे पता चलेगा? एडवर्ब का लेसन पूरा सीखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ढंग से सीखोगे तो हो जाएगा। सो अंडर नो सर्कमस्टांसेस सिर्फ आर और पैसेंजर की जगह बदलेगी, बस देखना। अंडर नो सर्कमस्टांसेस आर पैसेंजर्स परमिटेड टू ओपन द डोर्स देमसेल्व्स। इन्वर्जन कर दिया, पहले वर्ब लिखा उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया। अब आता है फिफ्थ सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस। आई एम सीइंग हर एंटर द रूम। आई एम सीइंग हर एंटर द रूम। आपको यह पता है कि इस पार्ट में एरर तो है ही, कुछ वर्ब्स एक्शन वर्ब्स होते हुए भी, कुछ एक्शन वर्ब्स होते हुए भी चूंकि वो परमानेंटली एक ही जैसे काम करते हैं, वो स्टॉप करके स्टार्ट स्टॉप नहीं कर सकते। हाँ, स्टार्ट स्टॉप नहीं कर सकते। आंखें खुली हो तो देखेंगे ही, ओके, खुली हो तो देखेंगे, उसका पर्पस ही है देखना। तो ऐसा नहीं कि देखना कुछ देर के लिए करेगा फिर बंद कर लेगा। जब तक आप आंखों में आई लिड से बंद नहीं करते हो तो खुद ब खुद
आंख जो है खुला है तो देखेगा ही देखेगा, ओके, कान है तो सुनेंगे ही सुनेंगे, ओके। तो याद रखना ऐसे वर्ब्स को जो स्टेट की तरह लगता है, हमेशा परमानेंट स्टेट लगता है, ये सिर्फ ये हमेशा रहने वाला चीज है, हालांकि एक्शन है लेकिन ऐसा एक्शन है जो हमेशा ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। तो उस वर्ब्स को कभी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते। सो आई एम सीइंग हर एंटर द रूम, पहले पहले तो ये हो जाएगा आई सॉ हर या आई सी हर, या तो पास्ट टेंस लिखो या तो प्रेजेंट टेंस लिखो, जैसे भी लिख लो। मैं देखता हूं या देखा, कुछ भी लिख सकते। मैं उसे रूम में घुसते हुए देखा, मैं उसे रूम में घुसते हुए देखता हूं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। यू वांट टू राइट पास्ट टेंस, राइट पास्ट टेंस। सो ठीक है। सो पहले पहले तो आई एम सीइंग, आई वाज सीइंग, ये तो नहीं होगा। आई सॉ, उसके बाद यहां जो लिखा है ये एकदम सही है। आई सॉ हर एंटर द रूम, तो यहां देखना आई सी हर एंटरिंग और एंटर द रूम, या आई सॉ हर एंटरिंग और एंटरिंग द रूम। सिंपली हम कर सकते हैं, दोनों लिख सकता हूं, आई सी हर एंटरिंग द रूम और एंटर द रूम। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स यहां पर भी सीखे। ऐसे ही ग्रामर कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान तरीके से सीखने के लिए हमारा ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। और कोर्सेज जो भी लॉन्च हो रहे हैं उसको ज्वाइन करना है तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन इट। मैं आपको गारंटी देता हूं इंग्लिश में आप पूरा पूरी स्कोर करेंगे, और इंग्लिश जीएस से कहीं ज्यादा आसान सब्जेक्ट है। सीडीएस के बच्चों के लिए प्रतिज्ञा बैच ने हमने लॉन्च किया है। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, लाइव डाउट क्लासेस मिलते हैं और सेक्शनल और मॉक टेस्ट्स मिलते हैं। ज्वाइन करो अभी। कॉन्टैक्ट संदीप सर, द डिस्क्रिप्शन इज द कॉन्टैक्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और हमारे उन वीडियोस को जरूर देख लेना, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस वाले और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाले और मॉडिफायर्स वाले। मैं कुछ कुछ वीडियोस आपके लिए हमेशा अपलोड करता